नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय है सीबीएसई क्लास 9th का साइंस का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। आज के इस विज्ञान के विषय में हम पदार्थ के भौतिक गुणधर्मों और उनकी अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा, यदि आपने हमारा चैनल एजुपेडो इन्फो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों और फ्रेंड्स को शेयर करें। तो आइए, मेरा नाम है रंजीत वर्मा और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के साइंस विषय में फर्स्ट चैप्टर के हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल यह है कि पदार्थ कहते किसे हैं। तो ऐसी कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो और जिसका द्रव्यमान हो, उसे हम पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर मैं एक पेन भी कहीं रखता हूँ तो कोई ना कोई स्थान घेरता है, या मैं अपना मोबाइल या लैपटॉप कहीं रखता हूँ तो कहीं ना कोई स्थान घेरता है, और उसमें वेट भी है। वेट अलग होता है, परंतु आप इसको मान के चल सकते हैं, उसमें मास है, द्रव्यमान है। तो जिस वस्तु में भी द्रव्यमान हो और वो कोई ना कोई आयतन यानी कि स्थान घेरती हो, उसको हम पदार्थ कहते हैं। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसका आयतन ना हो और द्रव्यमान ना हो। तो ये था पदार्थ। आइए अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। बात करते हैं पदार्थ के भौतिक स्वरूप की। तो पदार्थ बहुत ही छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, और पदार्थ के ये कण बहुत सूक्ष्म होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। इनको खुली आंखों से देख पाना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, परंतु जब ये पदार्थ बहुत सारे आपस में मिलकर एक बड़े वस्तु का निर्माण करते हैं, बड़ी वस्तु का निर्माण करते हैं, जिसे हम देख पाते हैं। कोई भी वस्तु बहुत ही छोटे छोटे पदार्थों कणों से मिलकर बनी है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। जब हम बात करते हैं पदार्थ के कणों के गुण की, अभिलाक्षणिक गुणधर्म की, तो पदार्थ के कण जो होते हैं उनके बीच रिक्त स्थान होता है, खाली जगह होती है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। गतिशील का मतलब है वो मूवमेंट करते हैं, गति करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते हैं। अगर ठोस में है तो वाइब्रेट करते हैं, यानी कंपन करते हैं। अगर गैस है, द्रव है, तो गति करते हैं, मूवमेंट करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर ये एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते तो ये एक साथ नहीं रहते, जिसका कारण ये होता, जिससे ये रिजल्ट निकलता कि जो वस्तुएं आज हैं हमारे संसार में चारों तरफ, वो नहीं होती। तो पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसलिए हमें अनेक प्रकार की वस्तुएं अपने आसपास दिखती हैं। तो आइए बात करते हैं पदार्थ की अवस्थाओं की। पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं, परंतु हम 9th क्लास के स्टैंडर्ड के लेवल पे सिर्फ 3 पदार्थों की अवस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं ठोस की। ठोस पदार्थ मुख्य रूप से ठोस, द्रव और गैस में हमारे चारों तरफ मौजूद है। तो जब हम ठोस की बात करते हैं दोस्तों, तो ठोस का आकार एवं आकृति दोनों ही निश्चित होती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम ईंट का ले सकते हैं कि ईंट का जो आकार है और जो उसकी आकृति है वो निश्चित है। ऐसे ही ठोस का आयतन निश्चित होता है। इसका मतलब यह है कि अगर हम उस ईंट को उठाकर एक डब्बे में रख दें या हम एक बाल्टी में रख दें, तो वो बाल्टी में फैल नहीं जाती है, ना ही वो डब्बे में चारों तरफ भरती है। उसका आकार जैसा है वो वैसा ही रहेगा, चाहे हम उसे कहीं भी रखें। और ठोस की जो संपीड़ितता होती है, जो कंप्रेसिबिलिटी होती है, वो नगण्य होती है। नगण्य मतलब है नेग्लिजिबल, यानी बहुत कम। अगर हम उनको पुश करें, दबाएं, तो बहुत कम और पुश होते हैं, तो इसलिए उसे हम बोलते हैं संपीड़ितता बोलते हैं, उसे वो नेग्लिजिबल होती है। जब हम बात करते हैं ठोस की, तो ये बहुत ही रिजिड होते हैं। रिजिड का मतलब है दृढ़, ये अपनी आकार को बनाए रखते हैं। दृढ़ हम उन्हें कहते हैं जो अपने आकार को बनाए रखते हैं, वो दृढ़ता कहलाती है। तो ठोस दृढ़ होते हैं। तो ठोस की आकृति एवं आकार निश्चित होते हैं, ठोस का आयतन निश्चित होता है, ठोस में संपीड़ितता नगण्य होती है और ठोस दृढ़ होते हैं। जब हम बात करते हैं द्रव की, तो द्रव की आकृति एवं आकार दोनों ही निश्चित नहीं होते। इसको हम जिस बर्तन में रखते हैं ये उसी का आकार ले लेता है, और द्रव का
आयतन वो निश्चित होता है। जैसे अगर हम 1 लीटर दूध खरीदें तो उस 1 लीटर दूध को चाहे वो थैली में है तो थैली के आकार का है, यदि वो बाल्टी में रख दिया जाए तो बाल्टी के आकार का हो जाएगा, यदि उस दूध को निकाल कर हम गिलास में डाल दें तो गिलास के आकार का हो जाएगा, यदि उसी दूध को हम किसी बर्तन में, लोटे में या फिर किसी भी चीज़ में रख दें तो उसके आकार को ग्रहण कर लेता है। तो इसलिए उनका आयतन तो निश्चित है लेकिन उसकी आकृति और आकार निश्चित नहीं है। और क्योंकि इनके जो द्रव होता है उनके कणों के बीच ठोस के मुकाबले अधिक रिक्त स्थान होता है, इसलिए ये कंप्रेसिबल है, यानी इनकी जो संपीडितता है थोड़ी ज़्यादा होती है ठोस के मुकाबले, और ये दृढ़ नहीं होते हैं। जब हम बात करते हैं गैस की, तो गैस का आयतन और आकार दोनों ही निश्चित नहीं होते, और इनका आयतन, क्योंकि द्रव का तो आयतन निश्चित होता है लेकिन गैस का आयतन भी निश्चित नहीं होता है। उसका सबसे अच्छा उदाहरण आप समझ सकते हैं कि अगर मैं 1 किलो गैस को गुब्बारे में भरूं तो गुब्बारे के आकार की है, यदि उस 1 किलो गैस को निकाल के छोड़ दूं तो पूरे चारों तरफ वो फैल जाएगी। सबसे अच्छा उदाहरण आप ले सकते हैं सिलेंडर का। जो हमारे घरों में LPG सिलेंडर आता है वो 14 किलो की गैस होती है उसमें, और कुछ छोटे से उस 14 किलो के सिलेंडर में जो है पैक है। अगर हम वो गैस कभी लीक होती है तो आपने देखा होगा वो पूरे कमरे में और आसपास के माहौल में फैल जाती है, तो उसका आयतन निश्चित नहीं है, वो जितने स्थान पे पहुंचती है उतने स्थान को घेर लेती है। तो इसलिए गैस का ना तो आयतन और ना ही आकार निश्चित है। इसको हम जिस बर्तन में रखते हैं उसी बर्तन का आकार ले लेती है। इसमें सबसे अधिक संपीडितता होती है और इनके कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत अधिक होता है, और इनमें गतिज ऊर्जा भी बहुत ज़्यादा होती है, यानी इनके कण जो है बहुत ज़्यादा गति से बहुत तेज गति करते हैं। इसलिए ये जो है ना तो आयतन फिक्स रखते हैं और ना ही आकार। तो जब हम बात करेंगे कि अब क्या होता है कि हम कुछ परिवर्तनों के द्वारा, कुछ गुणधर्मों के द्वारा, या फिर ये कह सकते हैं कि उनके टेम्परेचर में, प्रेशर में, यानी तापमान में, दाब में परिवर्तन करके इन अवस्थाओं को इंटरचेंज कर सकते हैं, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। तो पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है और इसके लिए निम्नलिखित कारकों में परिवर्तन करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। तो वो है तापमान में परिवर्तन और दाब में परिवर्तन। उससे पहले हम गलनांक और क्वथनांक समझेंगे क्योंकि इनका मुख्य रोल है अवस्था बदलने में। तो जब हम गलनांक की बात करते हैं तो वह तापमान जिस पर कोई ठोस पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है उसे हम गलनांक कहते हैं। उदाहरण के लिए जल का जो गलनांक होता है, वाटर का जो गलनांक होता है वो 0 डिग्री होता है। और जब हम बात करते हैं क्वथनांक की, तो क्वथनांक वह तापमान है जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है, उसे हम उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। यानी कोई भी चीज़ जिस टेम्परेचर पर उबल रही है वो उसका क्वथनांक कहलाएगी। जैसे जल उबलता है 100 डिग्री पर, तो इसलिए इसका जो क्वथनांक है वो 100 डिग्री है। फिर एक और टर्म आता है हमारे पास, शब्द आता है विसरण। विसरण क्या है? तो विभिन्न पदार्थों के कणों का आपस में मिलना विसरण कहलाता है। स्वैच्छिक रूप से, उसमें हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं है, वो जो है नेचुरली आपस में मिलते हैं, तो उसे हम विसरण कहते हैं। और विसरण की जो गति है वो तापमान पर निर्भर करती है। यदि तापमान अधिक है तो विसरण भी अधिक तेजी से होगा, यदि तापमान कम है तो विसरण की जो गति है वो बहुत धीमी होगी। तो आइए अब चलते हैं संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा समझ लेते हैं। संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा क्या है? तो वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसे दोस्तों ऐसे समझा जा सकता है कि बर्फ जमती भी 0 डिग्री पर है, पिघलती भी 0 डिग्री पर है। तो 0 डिग्री टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, लेकिन जब हम बर्फ़ को हीट करेंगे तो क्या होता है, वो जल में तो बदलता है लेकिन टेम्परेचर नहीं बदलता है। तो वो ऊर्जा जा कहाँ रही है? तो वो ऊर्जा जा रही है बर्फ़ के अंदर ठोस अवस्था में कणों के बीच जो बल है उस बल को तोड़ने में, उस बल को हटाने में। इसीलिए हम ऊष्मा देते रहते हैं और वो जो ऊर्जा है वो इस्तेमाल होती रहती है कणों के बीच बल को ख़त्म करने में। यही कारण है कि बर्फ़ को हम गर्म करते हैं फिर भी वो 0 डिग्री ही टेम्परेचर शो करता है। तो इसे हम संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। जब हम बात करते हैं ऊर्ध्वपातन क्या है, तो ऊर्ध्वपातन द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे परिवर्तित होना, या फिर ठोस अवस्था सीधे गैस में, या हम ये कह सकते हैं कि गैस से सीधा ठोस और ठोस से सीधा गैस बनना,
इसमें बीच की जो अवस्था है द्रव अवस्था वो नहीं होती है, तो इसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे परिवर्तित होना और ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित होना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप अपने घरों में जब पूजा करते होंगे तो कपूर जलाते होंगे, तो कपूर ने आपने देखा है कि कपूर को जलाने के बाद वो पिघल के प्लास्टिक की तरह लिक्विड नहीं बनाता, वो क्या करता है सीधा गैस की फॉर्म में उड़ जाता है, तो वो ऊर्ध्वपातन है। अमोनियम क्लोराइड, यदि हम अमोनियम क्लोराइड या फिर ये कहिए कि जो सल्फेट की गोलियां हैं, जो सल्फेट जो हम कपड़ों में रखते हैं कीड़े मारने के लिए, उनको अगर हम हीट करेंगे तो लिक्विड नहीं बनते, डायरेक्ट गैस बनते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को, ऐसे प्रक्रम को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जब हम बात करते हैं वाष्पीकरण की, तो वाष्पीकरण क्या है, हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं प्रतिदिन, हमारे कपड़ों का सूखना, तालाबों और झीलों का पानी सूखना, या फिर आप चिड़ियों के लिए एक छोटे से पॉट में जो है पानी रख देते हैं, वो भी सूख जाता है कुछ दिनों बाद। तो ये सब जो है वाष्पीकरण के उदाहरण हैं। आइए समझते हैं वाष्पीकरण है क्या। तो वाष्पीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी द्रव बिना अपने क्वथनांक पर पहुंचे सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई द्रव बिना क्वथनांक पर पहुंचे, क्वथनांक का मतलब है जो उबलने का टेम्परेचर है, जिसे हमने पहले समझा अभी, तो उस क्वथनांक पे पहुंचे बिना ही सीधे वो गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो इसे ही हम वाष्पीकरण कहते हैं। और जो उदाहरण मैंने आपको पहले बता दिए, कपड़ों का सूखना, झीलों तालाबों का सूखना गर्मी के मौसम में। अब हम बात करते हैं वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो वो कौन कौन से कारक हैं? तो सतह के क्षेत्रफल, वाष्पीकरण निर्भर करता है सतह के क्षेत्रफल पर। क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा सतह का, उतनी ज़्यादा मात्रा में पानी जो है भाप बन के ऊपर उड़ेगा। और तापमान में परिवर्तित होने पर, तापमान यदि अधिक है तो वाष्पीकरण भी तेज होगा। आर्द्रता पर, यदि वायुमंडल में आर्द्रता ज़्यादा है, मैं आपको ये बता दूँ आर्द्रता किसे कहते हैं। आर्द्रता का मतलब होता है कि वायुमंडल में जितनी मात्रा होनी चाहिए जल वाष्प की, यानी वाटर मॉलिक्यूल वेपर के रूप में जितने होने चाहिए वायुमंडल में, उतनी अगर है तो उसमें चारों तरफ से हमारे पानी और नहीं जाएगा, यानी कि हमारे कपड़े नहीं सूखेंगे। जैसा कि बरसात में मौसम होता है बहुत टाइम लगता है, हमारे कपड़े नहीं सूखेंगे, तालाबों से पानी नहीं जल्दी जाएगा। तो कहने का मतलब ये आर्द्रता का मतलब है कि वायु में जल की कितनी मात्रा है। तो यदि मात्रा पूरी है या फिर अधिक है तो वाष्पीकरण कम होगा। यदि जितनी चाहिए उतनी नहीं है, बहुत कम है नमी, तो उस कंडीशन में वाष्पीकरण बहुत तेज होगा। और चौथा पॉइंट है वायु की गति पर। यदि वायु की गति बहुत तेज है तो वो डेफिनेटली है कि बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स अपने साथ लेके जाएगा, तो इस कंडीशन में भी वाष्पीकरण बहुत तेज हो जाता है। तो आइए दोस्तों अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब वाष्पीकरण के प्रभाव क्या है। तो आपने देखा होगा कि घड़े में जो पानी होता है वो गर्मियों में भी ठंडा हो जाता है, तो वो वाष्पीकरण के नियम पर काम करता है। और कपड़ों का सूखना, ये वाष्पीकरण के प्रभाव है। ऐसे और भी उदाहरण हैं, आप अपने चारों तरफ देखेंगे, समझेंगे तो आप देख पाएंगे उस चीज़ को। चलिए अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। और अब ये जो चैप्टर है वो यहीं पे समाप्त होता है। और मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। सो थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम टू अस। थैंक्स।